आज हम लोग पढ़ेंगे रिसेप्टर ट्रांसड्यूसर मैकेनिज़्म। रिसेप्टर ट्रांसड्यूसर मैकेनिज़्म जो कि 5 ग्रुप में मेजर कैटेगराइज है। पहला आपका है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जिसे हम लोग जीपीसीआर कहते हैं। दूसरा आपका है आयन चैनल रिसेप्टर। तीसरा आपका है ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। चौथा ट्रांस मेम्ब्रेन जैक स्टेट बाइंडिंग रिसेप्टर। और पांचवा जो है वो है आपका रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। हम एक लाइन से ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है जीपीसीआर, जिसे हम लोग कहते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जीपीसीआर जिसे हम लोग जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर कहते हैं, इसे हम लोग सर्पेंटाइन रिसेप्टर, हेप्टाहेलिकल रिसेप्टर और 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन रिसेप्टर भी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। बायोफॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन जो कि डिवाइड करती है एक्स्ट्रा सेलुलर साइड और इंट्रासेलुलर साइड को। इंट्रासेलुलर साइड को हम लोग साइटोसोलिक साइड भी कहते हैं। बायोफॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन पे आप देख रहे हैं कि 7 अल्फा हेलिकल मेम्ब्रेन आपकी पाई जाती हैं। ये 7 अल्फा हेलिकल मेम्ब्रेन आपके एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं बाय हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स, और ये जो ब्रिजिंग के थ्रू अटैच्ड हैं, इसमें आपकी 3 लूप्स आपके एक्स्ट्रा सेलुलर लूप्स आपके बाहर साइड होती है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे होती है, और 3 लूप्स आपके इंट्रा सेलुलर साइड्स पे होती हैं। और एजेंट आपका इस जगह पे बाइंड करता है और आपका फर्दर एक्शन प्रोड्यूस होता है। जी प्रोटीन है तो फिर इसमें आपका जी प्रोटीन जो होता है वो आपका इंट्रा सेलुलर साइड, मतलब साइटोसोलिक साइड में पाया जाता है। इंट्रासेलुलर साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जी प्रोटीन पाया जाता है, जो कि आपका ट्राइमेरिक नेचर का होता है, जिसमें आपकी 3 सब यूनिट्स पाई जाती हैं। उन 3 सब यूनिट्स का नाम है अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। अल्फ़ा से आपका जीडीपी आपका इनएक्टिव स्टेट में अटैच होता है, और एक्टिव स्टेट की जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे जब एजेंट बाइंड हो जाता है तो फिर वो जीडीपी आपका डिसोसिएट होके उस जगह पे जीडीपी अटैच हो जाता है, जो कि हम लोग अब देखेंगे आगे चल के। सबसे पहले हम लोग इसके इनएक्टिव स्टेट के बारे में समझ लेते हैं। इनएक्टिव स्टेट में आप देखेंगे कि इंट्रासेलुलर और साइटोसोलिक साइट में अल्फ़ा, बीटा, गामा तीनों एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, और अल्फ़ा में आपका जीडीपी अटैच्ड होता है अल्फ़ा से, और ये आपका इनएक्टिव स्टेट है जब आपका कोई भी एजेंट आपका बाइंडिंग डोमेन साइट से बाइंड नहीं हुआ है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिव स्टेट के बारे में। एक्टिव स्टेट का मतलब ये है कि जब आपका एजेंट बाइंडिंग साइट से बाइंड हो जाता है तो फिर आपके क्या फर्दर एक्शन प्रोड्यूस होते हैं, क्या फर्दर चेंजेस होंगे आपके जीपीसीआर में, इसको हम लोग देखते हैं। जब आपका एजेंट आपका बाइंड करता है बाइंडिंग डोमेन साइट से, तो फिर आपका जो इनएक्टिव स्टेट में आपने जैसे देखा था कि अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों आपके एक दूसरे से अटैच्ड थे, वो एक्टिव स्टेट में अल्फ़ा जो है, जैसे कि आपने इनएक्टिव स्टेट में देखा था कि अल्फ़ा में आपका जीडीपी अटैच था, लेकिन एक्टिव स्टेट की हम बात करेंगे तो एक्टिव स्टेट में अल्फ़ा पे जो आपका जीडीपी होता है वो आपका रिमूव हो जाता है, और उसकी जगह आपका जीटीपी अटैच हो जाता है। जीडीपी का मतलब है ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, और जीटीपी का मतलब है ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट आपका एक्टिव स्टेट में अल्फ़ा से अटैच हो जाता है। अल्फ़ा से अटैच होने की वजह से अल्फ़ा जो है वो बीटा गामा से सेपरेट हो जाता है। अल्फ़ा जो होता है जीडीपी से अटैच्ड होता है, तो ये अपना एक फर्दर एक्शन प्रोड्यूस करता है, और बीटा गामा एक अपने फर्दर एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। बीटा गामा अपने एक्टिवेटेड स्टेट में पोटेशियम चैनल को एक्टिवेट करते हैं और कैल्शियम चैनल को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से जीपीसीआर डिसेंसिटाइजेशन प्रमोट होता है, और जीपीसीआर जो प्रोटीन होती है उसका फॉस्फोराइलेशन होता है। फॉस्फोराइलेशन होने की वजह से कन्फर्मेशनल चेंजेस ऑफ प्रोटीन होता है, और फिर उसकी वजह से आपका फर्दर एक्शन प्रोड्यूस होता है। अल्फ़ा सब यूनिट की अगर हम बात कर लें तो अल्फ़ा सब यूनिट एक्टिवेटेड स्टेट में आपका जीटीपेज एक्टिविटी शो करता है। जीटीपेज एक्टिविटी होने का मतलब ये है कि आपका ये जीटीपी को ये डिसोसिएट करेगा। जीटीपी आपका हाइड्रोलाइज हो जाएगा, और जीटीपी हाइड्रोलाइज होकर आपका जीडीपी में कन्वर्ट होगा, और जो इसका रेट ऑफ जो कन्वर्ट हो रहा है, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ जीटीपी जो होता है, वो आपका एक प्रोटीन पे डिपेंड करता है, जिसे हम लोग आरजीएस प्रोटीन कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है रेगुलेटर ऑफ जी प्रोटीन सिग्नलिंग। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जी प्रोटीन के बारे में। जी प्रोटीन आपकी 4 तरह की होती है: जीएस प्रोटीन, जीआई प्रोटीन, जी जीरो प्रोटीन एंड जीक्यू प्रोटीन।
जीएस प्रोटीन में आपका एडेनाइल साइक्लेज का एक्टिवेशन होता है और एडेनाइल साइक्लेज के एक्टिवेट होने से आपके जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन होती है उसमें आपका कैल्शियम का एंट्री इंक्रीज़ हो जाता है। कैल्शियम का एंट्री कैसे इंक्रीज़ होगा? क्योंकि आपका कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है। कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा तो कैल्शियम आपका आपके न्यूरोनल मेम्ब्रेन में बढ़ने लगेंगे, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होने लगेगा, जिससे अंदर जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन है उसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इसकी वजह से आपका डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन का मतलब आप समझ सकते हैं, स्टिमुलेशन से समझ सकते हैं, स्टिमुलेशन या फिर एक्साइटेशन से। जिस तरह हमने देखा कि जीएस प्रोटीन में एडेनाइल साइक्लेज का एक्टिवेशन हो रहा था, उसी तरह आपका जीआई प्रोटीन के बारे में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो जीआई प्रोटीन में हम देखेंगे कि यहाँ पे एडेनाइल साइक्लेज का इनहिबिशन होगा। एडेनाइल साइक्लेज के इनहिबिशन होने का मतलब ये है या तो इसमें पोटेशियम चैनल ओपन होंगे या तो फिर कैल्शियम चैनल क्लोज होगा। पोटेशियम चैनल ओपन और कैल्शियम चैनल क्लोज का मतलब ये है क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जीएस प्रोटीन में जैसे हमने देखा कि उसमें आपका कैल्शियम चैनल जब ओपन हो रहा था तो कैल्शियम आपका न्यूरोनल मेम्ब्रेन में बढ़ रहा था और कैल्शियम का इन्फ्लक्स बढ़ रहा था और डिपोलराइजेशन हो रहा था। यहाँ पे कंडीशन थोड़ा उल्टा है। जीआई प्रोटीन में आप देखेंगे कि कैल्शियम चैनल जो है क्लोज है। कैल्शियम चैनल क्लोज होने का मतलब ये है कि कैल्शियम की जो एंट्री हो रही है आपके न्यूरोनल मेम्ब्रेन में वो आपकी स्टॉप हो जाएगी, कैल्शियम की एंट्री नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से अंदर पॉजिटिव चार्ज जो रहेगा वो नहीं बढ़ पाएगा। और एक चीज़ और बता दूं कि इसमें आपका पोटेशियम चैनल ओपन हो रहा है। पोटेशियम चैनल ओपन होने का मतलब ये है कि जो पोटेशियम चैनल, पहली बात तो आप ये समझ लिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी न्यूरोनल मेम्ब्रेन होती है उसमें आपके पोटेशियम चार्ज होते हैं। पोटेशियम चार्ज आपके न्यूरोनल मेम्ब्रेन में ही होते हैं और जब पोटेशियम चैनल ओपन होता है न्यूरोनल मेम्ब्रेन की सरफेस से तो फिर आपका पोटेशियम आपका जब अंदर है तो जाहिर सी बात है पोटेशियम आपका बाहर की तरफ मूव करेगा और पोटेशियम जब बाहर की तरफ मूव करेगा, जब चैनल ओपन होगा तो पोटेशियम का इफ्लक्स होगा और जब पोटेशियम का इफ्लक्स होगा तो पोटेशियम खुद में पॉजिटिव चार्ज है। न्यूरोनल मेम्ब्रेन से जब पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ जा रहा है तो वो पॉजिटिव नहीं रह जाएगा। जीएस प्रोटीन में वो पॉजिटिव हो रहा था, उसकी वजह से डीपोलराइजेशन हो रहा था। यहाँ पे आप देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज पहली बात तो बाहर जा रहा है ना, क्योंकि पोटेशियम चैनल ओपन हो गया है। दूसरी चीज़, कैल्शियम चैनल भी अंदर नहीं आ पा रहा है क्योंकि कैल्शियम चैनल क्लोज है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे रीपोलराइजेशन होगा, मतलब यहाँ पे इनहिबिशन एक लेके कह सकते हैं शो हो रहा है, इनहिबिशन इफेक्ट शो हो रहा है। जैसे कि जीएस में आपका एक्साइटेशन या स्टिमुलेशन था, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि थोड़ा डिप्रेशन एक्शन शो होगा। G0 प्रोटीन की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे कैल्शियम चैनल जो है वो क्लोज हो रहा है और पोटेशियम चैनल ओपन हो रहा है, जिसकी वजह से आपका फर्दर रिपोलराइजेशन शो होगा। लेकिन ये अंतर इस एक्चुअली में फिर तो ये जीआई प्रोटीन ही हो गया, लेकिन अंतर इसमें ये है कि जीआई प्रोटीन पहले आपका एडेनाइल साइक्लेज को इनहिबिट करता है, लेकिन जो जीरो प्रोटीन है ये आपका एडेनाइल साइक्लेज पे वर्क नहीं करता है। ये आपका डायरेक्टली कैल्शियम चैनल को इनहिबिट करेगा, मतलब कैल्शियम चैनल क्लोज करेगा और पोटेशियम चैनल को ओपन करेगा और फर्दर रिपोलराइजेशन शो करेगा। जीआई प्रोटीन में एडेनाइल साइक्लेज इनहिबिट हो रहा था, लेकिन G0 प्रोटीन में एडेनाइल साइक्लेज का कोई फंक्शन नहीं है। इसमें आपका डायरेक्टली कैल्शियम चैनल इनहिबिट हो रहा है और पोटेशियम चैनल ओपन होने की वजह से आपका फर्दर रिपोलराइजेशन शो होगा। GQ प्रोटीन जो कि फॉस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग GPCR पाथवे को डिस्कस करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि GPCR जो कि G प्रोटीन कपल रिसेप्टर है वो किन किन पाथवे को फॉलो करके अपना एक्शन को शो करता है। GPCR आपके 3 तरह के पाथवे को फॉलो करता है। पहला आपका है वो है एडेनाइल साइक्लेज पाथवे, दूसरा आपका है फॉस्फोलाइपेज C पाथवे जिसे हम लोग IP3DAG पाथवे भी कहते हैं। IP3DAG पाथवे, IP3 का मतलब है आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट और DAG का मतलब है डाई एसाइल ग्लिसरॉल। तीसरा जो पाथवे है उसे हम लोग कहते हैं चैनल रेगुलेशन। एडेनाइल साइक्लेज पाथवे में GS और GI प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होता है जो कि हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। फॉस्फोलाइपेज C पाथवे में GQ प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होता है और चैनल रेगुलेशन में आपका GS, GI और G0 तीनों प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसको हम लोग फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एडेनाइल साइक्लेज पाथवे में। एडेनाइल साइक्लेज पाथवे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें आपका GS प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होता है और इस पाथवे में आपके 2 फेज़ हैं। एक तो पहली बात तो ये एक एक्टिवेशन है और एक आपका इनहिबिशन है। एक्टिवेशन में
आपका जीएस प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होगा, और जो आपका इनिबिशन पाथवे है उसमें आपका जीआई प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होगा। हमने आपको पहले भी बताया था कि जीएस आपका जो होता है वो डीपोलराइजेशन के लिए होता है, जैसे एक्साइटेशन और स्टिमुलेशन के लिए, और जीआई जो होता है वो आपका इनिबिशन और रिलैक्सेशन के लिए आपका शो करता है, जिसमें आपका रीपोलराइजेशन शो करता था। तो पहले हम लोग इसके एक्टिवेशन एडेनाइल साइक्लेज पाथवे के एक्टिवेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्टिवेशन जो स्टेज है उसमें डिस्कस करते हैं। तो एक्टिवेशन स्टेज में सबसे पहले मैं बता दूं कि जो एडेनाइल साइक्लेज पाथवे है उसमें आपका एडेनाइल साइक्लेज का एक्टिवेशन होगा। एडेनाइल साइक्लेज के एक्टिवेट होने की वजह से आपका इसमें सेकेंडरी मैसेंजर का एक्यूमुलेशन होगा। सेकेंडरी मैसेंजर कौन सा है? सेकेंडरी मैसेंजर है आपका CAMP, जिसका फुल फॉर्म है साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, CAMP। और ये सेकेंडरी मैसेंजर के एक्टिवेट होने से आपका जो प्रोटीन काइनेस है, जो कि आपका इनएक्टिव स्टेट में था, वो फॉस्फोराइलाइज होके आपका प्रोटीन काइनेस एक्टिव स्टेट में आ जाता है। प्रोटीन काइनेस के एक्टिवेट होने की वजह से ये अपने फर्दर बायोलॉजिकल एक्शन को शो करेगा, ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस करेगा, जैसे कि आपका हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बढ़ा देना, वाटर कंजर्वेशन करना, है ना, सिक्रीशन को इनिबिट करना, जितने भी सिक्रीशंस हो रहे हैं ग्लैंड से उनको इनिबिट करना, जो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर रिलीज़ हो रहे हैं उनको आपको कम करना, है ना, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करना, है ना, इम्पल्स जनरेशन जो हो रहा है उसको आपको इंक्रीज़ करना, ग्लाइकोजिनोलिसिस करना, लाइपोलिसिस करना। ग्लाइकोजिनोलिसिस को मैं बता दूं कि इसमें आपका ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। लाइपोलिसिस मतलब इसमें आपका लिपिड का ब्रेकडाउन होता है। ओके, जब हम लोग जीआई प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका मतलब आपका जो इनिबिशन है, अभी तो हम लोगों ने इसके एक्टिवेशन के बारे में डिस्कस किया है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इनिबिशन के बारे में। जीआई इनिबिशन में मैंने आपको बताया कि इसमें आपका जीआई प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट है, और ये एडेनाइल साइक्लेज का ही पार्ट है। इसमें आपका जब इनिबिशन की बात करेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे कि आपका एक्टिवेशन में आप देख रहे थे कि इसमें आपका एडेनाइल साइक्लेज का एक्टिवेशन हो रहा था, लेकिन आपका यहाँ जीआई प्रोटीन में इसका एडेनाइल साइक्लेज का एक्टिवेशन नहीं होगा। एडेनाइल साइक्लेज का एक्टिवेशन नहीं होगा तो जो एडेनाइल साइक्लेज है, जो एक्टिवेटेड एडेनाइल साइक्लेज है, उसका फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब वो फॉर्म नहीं होगा तो इसकी वजह से आपका सेकेंडरी मैसेंजर जो कि CAMP है उसका एक्यूमुलेशन नहीं हो पाएगा। जब CAMP ही नहीं बन पाएगा, जब सेकेंड मैसेंजर नहीं बन पाएगा, तो प्रोटीन जो काइनेज जो आपका इनएक्टिव है वो एक्टिव में फर्दर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और जो इसमें बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज शो होंगे वो जस्ट अपोजिट शो होंगे जो कि आपके एक्टिव में शो हुए थे। इसमें जो आपके शो होंगे वो आपका होगा जैसे कि आपके कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को घटा देना, हार्ट की इम्पल्स जनरेशन को घटा देना, स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, है ना, ग्लाइकोजिनोलिसिस आपका एक्टिवेशन में हो रहा था, है ना। यहाँ पे ग्लाइकोजिनोलिसिस नहीं होगा, यहाँ पे आपका फर्दर आपका जो होता है ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होगा, मतलब आपका ग्लाइकोजेनेसिस होगा। लिपिड का ब्रेकडाउन आपका जीएस में हो रहा था, तो यहाँ पे आपका लिपिड का ब्रेकडाउन नहीं होगा। ओके, तो जस्ट अपोजिट एक्शन ही आपके प्रोड्यूस होंगे, जो आपके जीएस में थे उस स्टेज आपके जस्ट अपोजिट आपके जीआई में होंगे। एडेनाइल साइक्लेज पाथवे को डिस्कस करते समय एक चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि एडेनाइल साइक्लेज पाथवे के एक्शन को अगर हमको टर्मिनेट करना है तो उसके लिए एक एंजाइम होता है जिसे हम लोग कहते हैं फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम। फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम आपके कई तरह के होते हैं, जैसे PD 1 2 3 4 ऐसे करके कई तरह के होते हैं, लेकिन इसमें आपका फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 3 और फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 4 ये आपका एज ए सेलेक्टिव काम करता है साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट मतलब CAMP पे, और ये आपके PDE3 और PDE4 आपके CAMP पे सेलेक्टिव काम करके ये CAMP के पाथवे पे जो एक्शन प्रोड्यूस होते हैं उसको ये स्टॉप करते हैं, मतलब ये टर्मिनेट करते हैं एज ए एक्शन ऑफ CAMP। फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5 के बारे में मैं बता दूं, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5 का भी रोल हमारे फार्माकोलॉजी में बहुत है। फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5 जो होता है वो जो होता है एज ए सेलेक्टिव काम करता है साइक्लिक GMP पे, जिसे हम लोग कहते हैं साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे GPCR पाथवे का सेकंड पाथवे जो कि है फॉस्फोलाइपेज C पाथवे, जिसे हम लोग कहते हैं IP3DAG पाथवे। फॉस्फोलाइपेज C पाथवे में आपको बता दूं इसमें आपका GQ प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होता है, और GQ प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट में आपको बता दूं जैसे इसमें आपका GQ प्रोटीन मैंने बताया था कि GQ प्रोटीन में आपकी अल्फ़ा सब यूनिट होती है। इस GQ प्रोटीन में आपकी अल्फ़ा सब यूनिट से जब आपका GTP अटैच होता है तो फिर आपका फॉस्फोलाइपेज C का एक्टिवेशन होता है। फॉस्फोलाइपेज C के एक्टिवेशन होने से आपका इससे PIP2 आपका हाइड्रोलाइज हो जाता है। PIP2
जिसे हम लोग कहते हैं फॉस्फेटिडाइल एनोसिटाइल 4,5 बाइफॉस्फेट। PIP2 के हाइड्रोलाइज होने से सेकेंडरी मैसेंजर का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी मैसेंजर आपके दो तरह के फॉर्म होते हैं, जैसे कि आपका IP3 एंड DAG। IP3 को हम लोग एनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट ही कहते हैं। ट्राइफॉस्फेट क्योंकि इसलिए इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं जो 1, 4 और 5 पोजीशन पे। DAG को हम लोग डाइएसाइल ग्लिसरॉल कहते हैं। आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट मतलब IP3 जो होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, इस वजह से इसको साइटोसोल में डिफ्यूजन में थोड़ी जल्दी हो जाता है, डिफ्यूजन इसका इजीली हो जाता है। डाइएसाइल ग्लिसरॉल की बात करें तो वो आपका लिपोफिलिक होता है। और ये IP3 DAG दोनों आगे चल के आपके कैल्शियम को इंक्रीज़ करते हैं, और कैल्शियम के इंक्रीज़ होने की वजह से आपका जो प्रोटीन काइनेज है वो फॉस्फोराइलाइज हो जाता है। और जब प्रोटीन काइनेज आपका फॉस्फोराइलाइज हो जाएगा मतलब आपका प्रोटीन काइनेज आपका इनएक्टिव से एक्टिव स्टेट में आ गया है। प्रोटीन काइनेज का फॉस्फोराइलेशन मतलब ये एक्टिवेटेड स्टेट में है, और एक्टिवेटेड स्टेट में होने की वजह से यहाँ पे आपका सेलुलर रिस्पॉन्स शो करेंगे। सेलुलर रिस्पॉन्स का मतलब आपके जैसे आपका जो भी स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया है ना, ग्लैंड के सिक्रीशन हो गए है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस हो गई, न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी हो गई, मेटाबॉलिज्म, सेल प्रोलिफरेशन, ऐसे एक्शन प्रोड्यूस होंगे। और जो आपका फॉस्फोलाइपेज C पाथवे जो है ये आपका कब तक एक्ट करेगा, जब तक आपका डिग्रेडेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर नहीं हो जाता। जैसे ही सेकेंडरी मैसेंजर आपका डिग्रेड हुआ तुरंत फॉस्फोलाइपेज C पाथवे जो है तुरंत वहीं से स्टॉप हो जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे GPCR के थर्ड पाथवे के बारे में, जो कि है चैनल रेगुलेशन। नाम ही बता रहा है कि इसको जो होता है इसमें आपका रेगुलेट किया जा रहा है चैनल को, और ये रेगुलेशन आपका G प्रोटीन के द्वारा होता है। G प्रोटीन मैंने आपको बताया था कि GS, GI और G0 होती हैं। GS प्रोटीन में क्या होता है कि आपका एडेनाइल साइक्लेज का एक्टिवेशन होता है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एडेनाइल साइक्लेज के एक्टिवेशन होने से आपका कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है, जिससे आपका इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम होगा और डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन को मैं आपको बताया हूँ कि आप इसे स्टिमुलेशन और कॉन्ट्रैक्शन के कंसीडर में आप समझ सकते हैं। डीपोलराइजेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें कैल्शियम आयन जो है वो बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज न्यूरोनल मेम्ब्रेन में बढ़ रहा है। GI प्रोटीन की बात करते हैं। GI प्रोटीन आपका सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ एडेनाइल साइक्लेज होगा। एक्टिवेशन ऑफ एडेनाइल साइक्लेज GS में होता था, सॉरी यहाँ पे आपका इनएक्टिवेशन होगा एडेनाइल साइक्लेज का, जिसकी वजह से आपका कैल्शियम चैनल जो होता है वो आपका क्लोज होगा, और या तो फिर पोटेशियम चैनल आपका ओपन होगा। कैल्शियम चैनल अगर क्लोज होता है तो उससे आपका इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम नहीं होगा, और अगर पोटेशियम चैनल अगर ओपन होता है तो उससे आपका इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम चैनल होगा। और दोनों ही केस में आप देखोगे तो न्यूरोनल मेम्ब्रेन में जो होता है पॉजिटिव चार्ज में कमी आएगी। पॉजिटिव चार्ज में कमी आएगी तो निगेटिविटी बढ़ेगी, निगेटिविटी बढ़ेगी तो उसका मतलब आपका रीपोलराइजेशन होगा, और रीपोलराइजेशन को आप कंसीडर कर सकते हैं एज ए इनिबिशन, रिलैक्सेशन और डिप्रेशन रिएक्शन के साथ। अब हम लोग बात करते हैं G0 प्रोटीन। G0 प्रोटीन में सीधे से मैं आपको बता दूं कि G0 प्रोटीन बिल्कुल GI की ही तरह है, लेकिन इसमें एडेनाइल साइक्लेज पाथवे फॉलो नहीं होता। जैसे कि इसमें लिखा भी है, इट इज डायरेक्टली एक्ट ऑन द चैनल प्रोड्यूस सिमिलर इफेक्ट एज GI बट इट नॉट फॉलोज एडेनाइल साइक्लेज पाथवे। ये एडेनाइल साइक्लेज पाथवे को फॉलो नहीं करता, लेकिन ये सिमिलर एक्शन GI की तरह प्रोड्यूस करता है विदाउट फॉलो एडेनाइल साइक्लेज पाथवे। ये सेम आपका कैल्शियम चैनल को क्लोज करेगा, पोटेशियम चैनल को ओपन करेगा, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम को स्टॉप करेगा, पोटेशियम चैनल के इफ्लक्स को बढ़ाएगा, जिससे रिपोलराइजेशन होगा। तो इस तरह से हम लोग कवर कर लेते हैं G प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट करे, हम उसका पूरी तरह से जवाब देंगे। ओके, थैंक यू।